students, assalamu alaikum. Welcome to physics mentor and thank you for clicking the video. Students, आज हम चैप्टर नंबर 5 में लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये याद दिलाऊं कि लास्ट टाइम आपको एक न्यूमेरिकल बना कर दिया था बैंकिंग ऑफ रूट के ऊपर। तो उम्मीद है कि सब ने किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा कहते हैं कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो कुछ लोगों ने न्यूमेरिकल किया होगा, कुछ लोगों ने कमाल किया होगा। एनीवे, चलें जी, हम आज टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम एंड टार्क पढ़ेंगे। टार्क की डेफिनेशन तो चैप्टर 2 में आप ऑलरेडी जानते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट इज कॉल्ड टार्क। तो मैं जो कुछ भी आगे बताने वाला हूँ वो इस सिंपल और नॉन डेफिनेशन से शुरू होगा। आप पहली पिक्चर को देखें। यहाँ एक शख्स एक साइकिल के एक्सल को पकड़ के इस व्हील को घुमाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें आप ये जो ब्लैक एरो देख रहे हैं ये मोमेंट आर्म है, जबकि ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये रेड कलर के एरो से रिप्रेजेंट किया है, इस डायरेक्शन में भी और उस साइड पर भी। एक और पिक्चर देख लें ताकि मैथमेटिकल स्टेप से गुजरने में मुझे आसानी हो, कि ये एक दरवाज़ा है जिसका आपको टॉप व्यू नज़र आ रहा है। इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये ब्लू कलर का एरो है, इसमें अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ ये मोमेंट आर्म बनता है और परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई हो रही है तो ज़ाहिर है टर्निंग होगी। सो मेरी अप्लाई की हुई फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अच्छा, तो इसी टर्निंग इफेक्ट को टार्क कहते हैं, और आप उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि RF साइन थीटा है। अब यहाँ पर चूंकि एंगल 90 डिग्रीज है तो साइन 91 होता है, सो मैंने साइन थीटा की जगह 1 पुट कर दिया, ये सिंपल होके RF के बराबर आ जाता है। अब न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स बराबर होता है ma के, तो F की जगह आपको निचले स्टेप में ma लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी तरतीब मैंने थोड़ी सी बदल दी अगले स्टेप में। अच्छा, ये जो लेक्चर नंबर 2 है, मैं आपकी याद दहानी के लिए यहाँ ऊपर मेरे बोलते बोलते मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आई बटन सा आ रहा होगा, उसके ऊपर देखें लेक्चर 2 आपको मिल जाएगा। इसमें हमने रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन भी पढ़ा था, जो कि आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसका प्रूफ आपको लेक्चर 2 में मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे अगले स्टेप में इस ए की जगह आर अल्फ़ा लिख दिया, जबकि एम और आर अपनी जगह पे जैसे थे वैसे ही साइड पे पढ़े। अब एक आर अंदर एक ब्रैकेट के बाहर है, आर स्क्वायर हो गया। ये जो टार्क की ये शक्ल मैंने इस वक्त लिखी हुई है ना, ये वाली, इसमें ये पहले दो क्वांटिटी जो आपको नज़र आ रही है एम आर स्क्वायर, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया इक्वल टू आई, और यही आई कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप इसको मैथमेटिकली अगर डिफाइन करें तो मैं यहाँ पर दो तरीक़ों से डिफ़ाइन करने वाला हूँ। तो पहले तो ज़रा मैथमेटिकल वाली डिफिनेशन हो जाए। आपको आई किसके बराबर नज़र आ रहा है? देखें, मास और आर स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसीलिए डेफिनेशन में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है इसको आर से रिप्रेजेंट किया है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसके ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है, चाहे वो व्हील हो, एक सिंगल छोटा सा पार्टिकल हो या दरवाज़ा हो, कुछ भी हो, उसका मास और मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, ये तो हो गया जी एक डेफिनेशन और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। तो ये जो एम आर स्क्वायर की जगह मैंने आई पुट किया है, ये मैं यहाँ लगा दूँ तो मुझे क्या नज़र आएगा? टार्क इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा। ये देख लें जी, टार्क इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा। ठीक है, देखें चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने इनर्शिया नाम की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की कि जिसके मुताबिक एक ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो उसको अगर आप उस हरकत देने की कोशिश करते हैं तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, वो अपोजिशन ऑफर करता है। और अगर वो चल रहा है, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप उसको अगर रोकने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो वो फिर भी अपोजिशन ऑफर करेगा। चाहे वो रुका हुआ है तो आप चलाने लगे, उसको मूव करने लगे, तो
उसने अपोजिशन ऑफ़र की, और अगर मूव कर रहा था, आपने रोकने की कोशिश की, उसने अपोजिशन ऑफ़र की। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया। और लीनियर मोशन में जितना मास ज़्यादा होता है उतना इनर्शिया ज़्यादा होता है। यानी इस चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करेगा जो कि लीनियर मोशन में मास प्ले करता है। यानी जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही ज़्यादा अपोजिशन ऑफर होगी टू द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ डिफिनेशन में यूँ लिखा है, प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ बॉडी अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन, और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इस आर स्क्वायर, ये जो आर है ना, इसका एक नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। एक डेफिनेशन आपको यहाँ एक देखें तो नज़र आ रही है, टार्क इज आल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये टार्क की एक और डेफिनेशन भी हो गई। अच्छा, ये जो इक्वेशन आपको इस ब्लॉक में लिखी हुई नज़र आ रही है, इसको आपने चैप्टर 3 के अंदर इस शक्ल में देखा था। चूँकि वहाँ लीनियर मोशन थी तो लीनियर एक्सेलरेशन था, वहाँ मास था, वहाँ फोर्स थी। यहाँ फोर्स की वजह से टर्निंग हो रही है, सो टार्क देखें आ गया। यहाँ मास का रोल, इनर्शिया वाला रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले कर रहा है। वहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसीलिए अक्सर आपको ये इस चैप्टर में मिलेगा इक्वेशंस के साथ लिखा हुआ कि ये जो इक्वेशन है टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, ये एफ इज इक्वल टू एम ए का एंगुलर एनालॉग है, मुतबादिल है, अल्टरनेट है। ठीक है। अच्छा, अब आप ज़रा एक दफ़ा फिर से इस डेफिनेशन को देख लें जो मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट की है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। इसको देखकर ऐसा लगता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक फैक्टर पे नहीं बल्कि दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लीनियर मोशन में सिर्फ मास पे डिपेंड करता था, अब रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन में मास के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है मास, इस पे भी डिपेंड करता है। सो आई डिपेंड्स अपॉन मास एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यानी द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, और अगर दो ऑब्जेक्ट्स का मास एक जैसा हो लेकिन उस मास की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। अब ये जो मैंने अभी अभी जुमला बोला है ना कि मास एक जैसा हो लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ हो, अब इस बात को इस कार्टून की मदद से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, अगर ये कार्टून अपने हाथ उठाए हुए है ना, तो इसके हाथ जिस एटम से बने हैं, ये मेरा एरो जो जहाँ घूम रहा है, आप इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ लें। ठीक है, ये लाइन जो इसके बॉडी से पास कर रही है इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ लें, और इसके गिर्द अगर ये घूमता है या कोई भी इसको घुमाता है, ये रुका हुआ है, तो खुले हुए हाथों की पोजीशन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, ये जितने एटम्स इसके हाथों में हैं ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर दूर हैं। जितना दूर होंगे उतना आर ज़्यादा होगा, जितना आर ज़्यादा होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उतना इस कार्टून को घुमाना मुश्किल होगा। और अगर यही अपने हाथ नीचे कर ले तो इसके हाथ के अंदर मौजूद एटम्स इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आ जाएंगे। आप इमेजिन करें कि अगर नज़दीक कर लेता है तो इसके जो एटम्स थे वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक हो चुके हैं, यानी आर घट गया है। आर के घटने से आई घटेगा, आई के घटने से अपोजिशन जो ऑफर कर रहा था वो घट जाएगी। अब इसको घुमाना आसान हो जाएगा क्योंकि अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है। सो यही इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होता है उतना वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा अपोजिशन ऑफर करता है टू द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब मैंने तो एक पार्टिकल के लिए, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए वो किया था, मैथमेटिकल स्टेप से गुजरा था। आए ज़रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सटेंडेड बॉडी के लिए, जिसको रिजिड बॉडी भी कहते हैं, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। पहले आप इस पिक्चर को देखें। इसके अंदर एक रिजिड बॉडी है जो कि बहुत सारे एटम से बना हुआ है। मैंने चंद एक एटम्स को यहाँ रिप्रेजेंट किया। ये एक एटम जो है उसका मास है m1,
और उसका ये जो एरो जहाँ घूम रहा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके गिर्द ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये सारे एटम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एक्सिस के गिर्द घूम रहे हैं। तो पहले एटम का मास है m1 और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है r1। दूसरे एटम का मास है m2 और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है r2 एंड m3 r3, m4 r4 और आखिरी एटम को इमेजिन कर लें कि वो mn है और उसका जो डिस्टेंस है वो rn है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस को मैंने rn से रिप्रेजेंट किया है। तो पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो यूं लिखा जाएगा m1 r1 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल का m2 r2 स्क्वायर, तीसरे पार्टिकल का m3 r3 स्क्वायर और इसी तरह चलते चलते आखिरी का होगा mn rn स्क्वायर। तो अब अगर इस पूरे बॉडी का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे? सिंपली तमाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तमाम पार्टिकल्स के ऐड कर देंगे। तो मैंने i1 i2 i3 की ऊपर लिखी हुई वैल्यूज़ नीचे यहाँ लगा दी। तो इस तमाम लास्ट इक्वेशन को अगर शॉर्टकट में इन टर्म्स ऑफ समेशन लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, ये समेशन i स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू n, यहाँ सबसे मिनिमम वैल्यू और यहाँ सबसे अपर लिमिट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो ये है उस पिछली इक्वेशन को शॉर्टकट में लिखने का तरीका। अब यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर चंद एक ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यू लिखी हुई है। तो जिसके अंदर एक ये जिसे रिंग या हूप भी कहते हैं, ये एक ऐसा सिलेंडर है जो अंदर से खाली होता है। थिन वॉल्ड का मतलब है जो अंदर से खाली है और ये अंदर से फिल्ड है, भरा हुआ है। तो इनके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यू आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, आप उसको नोट कर सकते हैं। मैं आपको अगले टॉपिक पर जाने से पहले सिर्फ इतना मशवरा दूंगा कि ये जिनके साथ मैंने 1, 2 और 3 लिखा हुआ है, आप सिर्फ इन तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़बानी याद रख लें। डिस्क या सिलेंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लिखा हुआ है। हूप या रिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो mr² उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड स्फेयर यानी कि अंदर से भरा हुआ स्फेयर है, तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी 2/5 mr²। ये तीन आपको ज़बानी याद रखने पड़ेंगे हर सूरत अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो। अच्छा, अब आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम की तरफ। एंगुलर मोमेंटम को भी दो तरीक़ों से हम डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पिक्चर के अंदर एक पार्टिकल है और इसका मास m है और ये r डिस्टेंस के ऊपर इस पॉइंट, इस डायरेक्शन में जहाँ पर ग्रीन कलर की एरो आपको नज़र आ रही है, मूव कर रहा है। तो आप जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियल होती है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, उसी डायरेक्शन में उसका लीनियर मोमेंटम होता है, क्योंकि p = mv के मुताबिक जहाँ वेलोसिटी वहीं मोमेंटम। ठीक है, तो अब एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मैथमेटिकली इसको यूँ लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, और अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो इस तरह लिखूँगा। लेकिन चूंकि ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है तो फिर तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुई, तो ये है तो वेक्टर। और डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? आपने चैप्टर 2 में क्रॉस प्रोडक्ट के केस में कैसे रिजल्टेंट फाइंड करते हैं वो फाइंड करने का तरीका सीखा है राइट हैंड रूल की मदद से। फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, टर्न देम इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर, द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये देखें, ये मेरा पहला वेक्टर है यानी कि मोमेंट आर्म, और दूसरा वेक्टर जो है ये लीनियर मोमेंटम है। तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा राइट हैंड रूल के मुताबिक तो थंब को देखें, ये ऊपर को पॉइंट कर रहा है। आप नोट करें कि यहाँ पर एक्स वाई प्लेन नीचे ड्रा की गई है जेजिसमें मोमेंट आर्म और लीनियर मोमेंटम दोनों एक्स वाई प्लेन में है। तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपको देखें थंब जो कि जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन दे देगा। यानी एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू आर एज वेल एज लीनियर मोमेंटम पी। मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसलिए लिखा है कि हमारा ज़्यादातर वास्ता इसकी मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म से पढ़ने वाला है।
अब आप अच्छी तरह जानते हो ये डिस्टेंस होता है और ये मोमेंटम की यूनिट भी आपने पढ़ी हुई है। तो ऐसा यूनिट इसकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड है, या जिसको जूल सेकंड भी लिखा जाएगा, और इस यूनिट से ही डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने सिर्फ एक पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको, इसकी ये जो आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म नज़र आ रही है, इसको ज़रा अब आगे लेकर जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अभी सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल लिया है, एक सिंगल पार्टिकल के लिए लिया है, इससे ज़्यादा के लिए अभी देखते हैं। आपको मैं एक दफ़ा फिर इस पिक्चर को एक्सप्लेन करूं कि आर यानी मोमेंट आर्म और लीनियर मोमेंटम पी के दरमियान 90 डिग्री एंगल है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अगर इसको टॉप से देखा जाएगा तो हर लम्हा ये घूम रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो चूंकि आर और पी के दरमियान 90 डिग्री एंगल है और साइन 91 होता है, सो मैंने एंगुलर मोमेंटम में आर पी साइन थीटा ख़त्म कर दिया। अब आप जानते हैं कि P इज़ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो मैंने P की जगह mv लिख दिया और इसको तरतीब देकर मैंने इस तरह लिख लिया mvr। अब इसके बाद लेक्चर नंबर 2 ही फिर याद दिलाऊंगा कि जिसमें रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी हम ये पढ़ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर m और r अपनी जगह पर लिख दिए और v की जगह r ओमेगा लिख दिया। एक दफ़ा फिर 2r हैं तो r स्क्वायर लिख दिया, और mr स्क्वायर तो आप जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो मैंने mr स्क्वायर हटाया और उसकी जगह i ओमेगा लगा दिया, जिससे मुझे एंगुलर मोमेंटम की एक और डेफिनेशन मिल गई। देखें, ये i है और ये ओमेगा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम की एक डेफिनेशन ये बनती है कि द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। और ये इक्वेशन जो है यानी L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये इस इक्वेशन की एंगुलर एनालॉग है। सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन में इसकी मुतबादिल है, P इज इक्वल टू mv का अल्टरनेट है। आपको ये 4 एरोज नज़र आ रही हैं ब्लैक कलर की, ये मैंने इसलिए ड्रा की हैं कि एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला ये लिखा है, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है और एक ये लिखा है। तो ये चारों के चारों किसी भी वक्त इस्तेमाल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। लेकिन मैं इस ब्लॉक के अंदर जो लिखा हुआ है ना मैथमेटिकल फॉर्म, मैं इसको लेकर एक रिजिड या एक एक्सटेंडेड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालता हूँ। देखिए, इस वक्त तो मैंने एक पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम बताया है। अब अगर आप हर ऑब्जेक्ट, तो एक सिंगल पार्टिकल तो नहीं होता, एक्सटेंडेड या रिजिड बॉडी होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को इस्तेमाल करूँगा। देखें जी, ये एक रिजिड बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। रिजिड बॉडी उसको कहते हैं जिसमें एटम्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो रहा हो। तो देख लें कि मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये एक रिजिड बॉडी है जिसके तमाम पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी है, यानी कि पहले पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी दूसरी की, तीसरी की और सबकी एक जैसी है। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर उस पार्टिकल के अंदर 1,00,000 एटम्स हैं और वो सब के सपोज कर लें कि एक पार्टिकल वो 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो रिजिड बॉडी के तो सारे एटम्स इनके दरमियान फासला चेंज नहीं होता, तो वो सब के सब ही एक ही सेकंड के अंदर एक चक्कर पूरा करेंगे। लिहाजा 1 सेकंड में एक रेवोल्यूशन पूरा करने का मतलब है कि सब के सब की एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी है। ठीक है, तो वो अभी जो एंगुलर मोमेंटम के लिए 4 रिलेशनशिप निकाले थे, उनमें से एक को मैंने यूं लिखा है। किसके लिए? पहले पार्टिकल के लिए, दूसरे पार्टिकल के लिए यूं लिखूंगा, तीसरे पार्टिकल के लिए यूं लिखा, और इसी तरह चलते चलते लास्ट पार्टिकल के लिए इस तरह लिख लिया। अब अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो सब एंगुलर मोमेंटा को ऐड करना पड़ेगा। इन तमाम पार्टिकल्स के इंडिविजुअली एंगुलर मोमेंटा को ऐड करना पड़ेगा। मैंने ऊपर लिखी हुई तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी, और उससे के बाद ये देखें आपको ओमेगा सब के अंदर कॉमन नज़र आ रहा होगा, तो ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया। ये ब्रैकेट में जो मौजूद टर्म है इसको शॉर्टकट में इस तरह भी समेशन साइन में लिखा जा सकता है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, और ये किसके बराबर है? आई के बराबर है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है। तो ये आई जब मैं इसके अंदर
इस सब ब्रैकेट वाली टर्म के अंदर पुट कर देता हूँ तो मेरे पास फिर ये आ जाता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये सारा का सारा आई है और ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चाहे एक सिंगल पार्टिकल हो या रिजिड बॉडी हो, उन दोनों के लिए एंगुलर मोमेंटम के लिए यही इक्वेशन होल्ड करती है। और ये इक्वेशन मैं ऑलरेडी बता चुका कि इस P इज इक्वल टू एम वी की एंगुलर एनालॉग है। इस चैप्टर में ये उसका मुतबादिल है। मैंने लास्ट में एक चार्ट रखा हुआ है, आपने देखें चैप्टर नंबर 3 में लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है और चैप्टर 5 में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। इस चैप्टर में चैप्टर 3 में लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था, चैप्टर 5 में एंगुलर वेलोसिटी, चैप्टर 3 में लीनियर एक्सेलरेशन, चैप्टर 5 में एंगुलर एक्सेलरेशन, चैप्टर 3 में मास पढ़ा, चैप्टर 5 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा, चैप्टर 3 में फोर्स पढ़ा, चैप्टर 5 में टार्क पढ़ा। तो आप इसी तरह इस चार्ट में भी देखें कि S इज इक्वल टू वी टी, ये थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा। तो इस चैप्टर में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी पढ़ लिया। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी आप देख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें, मास देखें, लिए लीनियर मोशन के लिए है, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए है, और वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन के लिए। यहाँ F इज इक्वल टू एम ए लिखा हुआ है तो यहाँ टा इज इक्वल टू आई अल्फा लिखा हुआ है। यहाँ P इज इक्वल टू एम वी लिखा हुआ है तो वहाँ P की जगह L और M की जगह I और V की जगह ओमेगा लिखा हुआ है। यानी एंगुलर एनालॉग जो है ना उनसे एक्सचेंज हो गया है, बाकी बिहेवियर में फ़र्क नहीं आया। वही S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी तरह ये जो है ना लास्ट अभी हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। ये लीनियर वाली तो आपने पढ़ी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारा आने वाले चैप्टर में टॉपिक होगा। तो यहाँ मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, यानी एंगुलर मोमेंटम, और उसके तमाम एप्लीकेशंस जो हैं इसमें कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कोशिश करें कि एक बार समझ नहीं आए तो दूसरी बार देखें, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार देखें, लेकिन आपने इसको समझना है। नहीं समझ आए तो मुझसे पूछना भी है। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।